एक इंसान एक गड्ढे में गिर गया है, जबकि गड्ढे का विड्थ चौड़ाई ये कहा गया डी है। तो ये वो गड्ढा है जिसकी चौड़ाई ये कहा गया है कि ये डी है, और ये इंसान गड्ढे में गिर गया है। अब इसके दो दोस्त इसे कुछ इस तरह से उठाते हैं, दो पुलीज की मदद से। ये एक पुली और ये दूसरा पुली, कुछ इस तरह से, और दोनों बराबर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पहला दोस्त है ये कुछ इस डायरेक्शन में रस्सी को खींच रहा है एफ फोर्स से, तो ये दूसरा दोस्त ये भी रस्सी को खींच रहा है एफ फोर्स से। अब यही टेंशन प्रोपगेट कर जाएगा रस्सी में, और यही स्ट्रिंग इसे खींचेगा इस इंसान को एफ फोर्स से कुछ इस तरह से। हमें यह प्रूव करना है या फिर दिखाना है, शो करना है कि जितना ये इंसान ऊपर चढ़ते जाएगा, ये जो अप्लाइड फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, अर्थात ज्यादा फोर्स लगाना होगा। और हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना है इन टर्म्स ऑफ एच। ये एच क्या है? देखें, ये एच है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अर्थात जिस पॉइंट से इस रस्सी को खींचा जा रहा है, जिस लेवल से रस्सी को खींचा जा रहा है, या फिर पुली के साथ इस रस्सी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां से लेके उस पॉइंट तक का डेप्थ जहां पर यह रस्सी इस इंसान के साथ कांटेक्ट में है, जो यहां गड्ढे में गिर चुके हैं। सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है h। ये लेवल ऑफ कांटेक्ट है इस इंसान का इस रस्सी के साथ। तो इस फिगर से देखें, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होना चाहिए? अगर हम इस इंसान के विड्थ को, ये जो विड्थ है, इस विड्थ को अगर हम इग्नोर करें, अगर हम माने गड्ढा काफी चौड़ा है और इस इंसान की जो चौड़ाई है रेस्पेक्टिवली बहुत कम है, तो हम इस लेंथ को इग्नोर कर सकते हैं। और चूंकि इस इंसान का विड्थ, चौड़ाई, ये बताया नहीं गया है, तो इसका मतलब ही यही है कि हमें इग्नोर करना होगा इस लेंथ को। तो अगर हम इसे नेग्लिजिबल मानते हैं, तो फिर ये जो लेंथ होगा ये d डिवाइडेड बाई 2 होगा। सो ये लेंथ है d डिवाइडेड बाई 2, और ये जो फोर्स था, ये फोर्स था F। अब देखिए इस इंसान पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। सबसे पहले तो इस इंसान पे नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और रस्सी इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है। क्या रस्सी F और F फोर्स से इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है? नहीं। देखिए, ये वर्टिकली इसे ऊपर की तरफ नहीं खींच रहा है, बल्कि एक एंगल में इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब ये दो जो फोर्सेस हैं F और F, इन दोनों को हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना होगा। तो यही फोर्स F, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा कुछ ऐसा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा कुछ ऐसा। उसी तरह से इस फोर्स का भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ ऐसा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ऐसा। फिगर से ये क्लियर है कि ये जो एंगल है, ये एंगल अगर हम इसे थीटा मान रहे हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर इंसान ठीक बीचों बीच इस गड्ढे के गिरा हुआ रहे तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये है F इंटू साइन ऑफ थीटा, जबकि ये फोर्स भी होगा F इंटू साइन ऑफ थीटा। सो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स F इंटू साइन ऑफ थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है ये होगा F इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी F इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो दोनों जो कोसाइन कंपोनेंट्स है, अर्थात हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए एग्जैक्टली सेम है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और सरवाइव करेगा वर्टिकल कंपोनेंट्स F इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इस इंसान पे लग रहा है 3 फोर्स। mg इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, और F
इंटू साइन ऑफ थीटा और एफ इंटू साइन ऑफ थीटा, ये दोनों इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है। यहां पर कहा गया कि दोनों दोस्त, ये दोनों इसे स्लोली ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? स्लोली ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका वेलोसिटी बहुत कम है, साथ ही साथ एक्सीलरेशन 0 है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि जो एक्सीलरेशन दिया गया इस ऑब्जेक्ट को या इस इंसान को, इस केस में ये एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल टू 0। अब ऐसे स्थिति में इन तीनों फोर्सेस के बीच रिलेशन क्या होना चाहिए? देखें, इसके लिए एक सिचुएशन कंसीडर करें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान ले इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा, मान ले ये फोर्स है F, और हमें इसे धीरे से ऊपर की तरफ खींचना है, बहुत स्लोली ऊपर की तरफ खींच के इसे ऊपर उठाना है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम इस पे फोर्स लगाते हैं F, तो क्या होगा? क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, ये यहीं रुका हुआ रहेगा। तो इसे धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक फोर्स अप्लाई करना होगा जो कि F से थोड़ा सा बड़ा हो, कुछ ही थोड़ा सा बड़ा हो। तो इससे होगा क्या? नेट फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई होगा और इसे मिलेगा एक्सीलरेशन, और ये जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे बहुत कम समय के लिए अप्लाई करेंगे, बहुत कम समय के लिए अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया, और साथ ही साथ यहां पर इसका जो स्पीड था ये 0 था। अब इसे जो स्पीड मिला ये एक नॉन जीरो वैल्यू होगा, अर्थात इसका कुछ स्पीड रहेगा ऊपर की तरफ। अब भी ग्रेविटी इसे F फोर्स से नीचे खींच रही है, और अगर अब हम इस पे फोर्स लगाए F, तो क्या होगा? दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस बॉडी पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, पर इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है v। तो उस इनिशियल वेलोसिटी के कारण एक्सेलरेशन 0 हो फिर भी ये ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ते रहेगा। तो ऐसे स्थिति में अगर इस इंसान को धीरे धीरे ऊपर खींचना है तो कंडीशन क्या होना चाहिए? तो इस सिचुएशन में कंडीशन यही होगा, ऊपर की तरफ का जो फोर्स है 2 इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा, सो 2 इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा, ये बराबर होना चाहिए mg के। हमें क्या पता लगाना है? हमें f पता लगाना है, अर्थात ये जो दोस्त खींच रहे हैं इसे, जिस फोर्स से इस रस्सी को खींच रहे हैं वो, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लगाना है। सो f इज इक्वल टू mg, यही f वो फोर्स है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए ये जो साइन ऑफ थीटा है इसका वैल्यू हमें पता लगाना है, तो उसके लिए इस राइट ट्राइंगल को देखें। इस राइट ट्राइंगल में यहां पर राइट एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है h, d/2 बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमने हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है इसे कंसीडर किया x। ये कौन सा लेंथ है? ये यहां से यहां तक का लेंथ है, ये है x। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा mg डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ थीटा, जैसे कि हमें पता है ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो हम इसे कह सकते हैं h डिवाइडेड बाय x। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में जो x है इसे हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। सो mg इंटू x डिवाइडेड बाय 2h। अब देखिए x ये तो नोन टर्म नहीं है या गिवन टर्म नहीं है, ये तो इंटरमीडिएट टर्म है। तो हमें इस x को गिवन टर्म्स जो है, जैसे कि यहां पर h और d, इनके टर्म्स में लिखना है। तो क्या करें? फिर से देखें ये राइट ट्राइंगल को, इस राइट ट्राइंगल में x है हाइपोटेन्यूज। तो जैसा कि हमें पता है पाइथागोरियन थ्योरम से कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड प्लस बेस स्क्वायर्ड। इससे आगे हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर्ड ये बराबर होगा 4 इंटू एच स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 4। आप इसे इवेल्युएट करके देखिए, ये टर्म जो है ये बन जाएगा डी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 4। तो फिर
हम कह सकते हैं जो x है, x ये बराबर होगा इसी का स्क्वायर रूट, तो ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4h स्क्वायर्ड प्लस d स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो x के इस वैल्यू को अगर हम यहां पर सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखें कि ये f ये बराबर होगा mg डिवाइडेड बाय 2h इनटू x की जगह ये टर्म, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू एच स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 2। सो इस 2 को और यहां इस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखें हमें मिलेगा यहां पर 4। सो mg डिवाइडेड बाई 4h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4h स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड। ये हो गया उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ mg h एंड d। अब हमें एक और चीज दर्शाना है अर्थात शो करना है, वो ये कि जितना ये इंसान ऊपर की तरफ चढ़ते जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। इसका मतलब h का वैल्यू जितना घटेगा, इसी का मतलब तो ये इंसान ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, h का वैल्यू जितना घटेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ेगा। तो फिर इसी इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से रीराइट कर सकते हैं कि F ये बराबर है mg डिवाइडेड बाय 4, ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो गया यहां पर देखिए ये, और ये जो h है इसे अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए h अगर स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो h स्क्वायर्ड बन जाएगा। सो 4h स्क्वायर्ड प्लस d स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय h स्क्वायर्ड, इससे आगे ये बनेगा mg डिवाइडेड बाय 4 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ, इस टर्म को देखें 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4 प्लस d स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय h स्क्वायर्ड। ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म एडेड विद दिस टर्म, यहां ये d स्क्वायर्ड कांस्टेंट है पर h स्क्वायर्ड कांस्टेंट नहीं है। तो h ये अगर घटे, मान ले h घट रहा है, h ये घट रहा है तो h स्क्वायर्ड ये भी घटेगा। अब डिनोमिनेटर अगर घटे, न्यूमरेटर अगर फिक्स्ड हो, तो फिर ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है ये बढ़ेगा। तो फिर ये टर्म अगर बढ़ेगा तो स्क्वायर रूट के अंदर जो ये पूरा एक्सप्रेशन है ये भी बढ़ेगा। तो फिर ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू इसका भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं जो फोर्स है, ये फोर्स इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। उसी तरह से आप ये भी पता कर सकते हैं कि h अगर बढ़े, इसका मतलब ये टर्म बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन इसका वैल्यू घटेगा। जब ये घटेगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इसका वैल्यू घटेगा। तो फिर f जो है जो कि इस एक्सप्रेशन से डिनोटेड है, ये भी घटेगा। तो h बढ़ने से फोर्स घटेगा, h घटने से फोर्स बढ़ेगा।